नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। आइए शुरू करते हैं आपका शो, फेवरेट शो चक्रव्यूह। शाम के 7 बज रहे हैं। आज की 4 कहानियां जो हमने आपके सामने पेश की थी, बारी बारी से आपके सामने। पहली स्टोरी, अजीत पवार की मौत को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। रोहित पवार हर रोज नए खुलासे कर रहे हैं। इस खबर को 16% लोगों ने देखना चाहा है। अगली खबर जो आज हमने अपनी पोलिंग के लिए दी वो थी पाकिस्तान और तालिबान के बीच जिस तरीके का तनाव है उसको लेकर क्या चल रहा है अफगानिस्तान बॉर्डर पर। मुनीर से तालिबानी बदला, 21% लोगों ने इस खबर को देखना चाहा है। अगली कहानी जो आज की थी वो थी पश्चिम बंगाल में एम ट्रायंगल में फंस गई है क्या कांग्रेस। इस खबर को 25% लोग देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खबर के तौर पर जो आज निकल कर आई है वो है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई शंकराचार्य पर जेल का खतरा। जी हाँ, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो मामले में FIR हुई है और अब 38% लोग देखना चाहते हैं कि इस खबर पे क्या कुछ डिटेल हमको और मिल सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी खबर के। सबसे पहले इसी खबर के बारे में जान लेते हैं और सबसे पहले यही खबर देखेंगे क्योंकि इसने पूरे देश में बीते 48 घंटों में काफी ज्यादा सनसनी फैला दी है। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जहां एक संत पर दूसरा संत ही गंदे आरोप लगाएगा। हम बात कर रहे हैं बच्चों के यौन शोषण का आरोप झेल रहे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की और आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की, जिनकी शिकायत पर प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज करने के आदेश दिए। प्रयागराज पुलिस अभी वाराणसी पहुंच चुकी है। शंकराचार्य के मठ में भक्तों का तांता लग चुका है, लेकिन इसी शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर भी अब बड़े आरोप लग रहे हैं। उनका भी कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या है वो आरोप, वो भी आज आपको तफसील से बताएंगे। कौन है आशुतोष महाराज, क्या इनका शंकराचार्य के साथ वैमनस्य है, इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन शंकराचार्य के मठ में मौजूद हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह से हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ ग्राउंड से क्या रिपोर्ट लेकर आए वो भी हम देखेंगे। तो आशुतोष महाराज वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद की जो तस्वीर, इस कहानी के 2 बड़े कैरेक्टर हैं। इसको समझने के लिए पहले आप ये सुन लीजिए कि आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और जिन पर ये आरोप लगा है वो शंकराचार्य एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं। तो आखिरकार ये आशुतोष महाराज जो सरस्वती शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद पर, इस पर एक ताजा अपडेट और अभी आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं। आशुतोष के पास चलेंगे। आशुतोष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये क्या ताजा अपडेट है, क्या इल्जाम लगा है? देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हर गुजरते दिन के साथ जो ये पूरा विवाद है वो और गहराता जा रहा है। और इसमें ताजा अपडेट ये है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर हरदोई के रहने वाले एक टीवी पत्रकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उस टीवी पत्रकार का ये कहना है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उससे फोन के जरिए बात की थी और ये प्रलोभन दिया था कि आप शंकराचार्य को फंसाइए या अपनी बेटियों के बहाने यौन शोषण के आरोप लगाइए और उसके बहाने मैं आपकी मदद करूंगा। और ये पूरी जो बातचीत होती है वो 18 फरवरी की बातचीत होती है। और आपको बता दें कि 18 फरवरी वही तारीख है जब बकायदे इस पूरे मामले की एक तरीके से शुरुआत होती है। कहा जाता है कि उसी समय कहीं ना कहीं पुलिस केस दर्ज कराने की बात होती है। और इस यही कारण भी है कि अब जो ये टीवी पत्रकार है वो खुलकर सामने आ रहा है। उसका ये कहना है कि चूंकि वो एक दंडी स्वामी परिवार से आता है और ऐसे में वो शंकराचार्य के खिलाफ इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकता है, तो
ऐसे में आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर उसने संगीन आरोप लगाया है और उसका यह कहना है कि जब उसने आशुतोष ब्रह्मचारी की बात मानने से इनकार कर दिया तो उसे धमकी भी दी जा रही थी। तो आप ये समझिए कि आशुतोष ब्रह्मचारी जिसने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर सबसे पहले आरोप लगाए थे यौन शोषण के दोनों नाबालिग बच्चों के जरिए, तो कहीं ना कहीं अब उसका जो कैरेक्टर है वो संदिग्ध नजर आ रहा है और अब उसके खिलाफ भी जो लोग हैं वो खुलकर सामने आने लगे हैं। बिल्कुल आशुतोष, आपके साथ अपडेट भी लेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आशुतोष यहाँ बता रहे हैं कि जिसने आरोप लगाया शंकराचार्य पर, वो आशुतोष महाराज भी सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। आगे बढ़ते, माघ मेला का संगम स्नान विवाद अब पॉक्सो एक्ट तक पहुंच चुका है। पहले इस मामले का आपको बैकग्राउंड बता देता हूं और फिर इस कहानी पर दोबारा लौटते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। 24 जनवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से एक शिकायत की। उन्होंने माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए। ये आशुतोष महाराज लगा रहा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 8 फरवरी 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दायर कर दी, क्योंकि पुलिस ने इनके मामले को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों बटुकों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को, यानी अब से करीब 3-4 दिन पहले, कोर्ट में बटुकों के बयान कैमरे के सामने दर्ज किए गए। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर उसी दिन यानी 21 फरवरी को ही प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। मामले में अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया, अभियुक्त बनाया गया। आरोप है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने आश्रम में 2 नाबालिग लड़कों, एक की उम्र जिसकी 14 साल है और दूसरे की उम्र करीब 17 साल के आसपास है, गुरु सेवा के बहाने इनका यौन शोषण किया। इतना गंभीर आरोप शंकराचार्य पर लगाया गया इन 2 नाबालिग बच्चों के द्वारा। एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की धाराएं 3, 42, 51, 51, 6, 16, 17 और बीएनएस की धारा 351(3) लगाई गई। इन धाराओं में दोष सिद्ध होने पर 7 साल से लेकर 20 साल तक सजा का प्रावधान है। पुलिस अब जांच कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच शामिल है। सच में ही आप न्याय देखना चाहते हैं तो वहां जाके देखिए वहां रंगरिया किस तरह मचती है। वहां खुदाई में हम लोग दिखाएंगे जहां हमारे बच्चों ने बहुत सारे एविडेंस दबा रखे हैं। पुलिस को हम लेके जाएंगे और मैं मीडिया से भी निवेदन करना चाहता हूं, मेरी इस यात्रा में वहां पे देखें और वहां सबके सामने दिखाएं जनता को कि वहां क्या गंदा काम होता है। प्रयागराज पुलिस आज दोपहर में ही वाराणसी पहुंच चुकी है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अभी तक अदालत ने शंकराचार्य पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, यानी कानूनी रूप से ये आरोप ही है। आरोप इनमें ही एक आरोप कथित स्विमिंग पूल को लेकर है। आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काशी वाले इस आश्रम में, जिसका नाम श्री विद्या मठ के 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल है। क्या वाकई मठ की 5वीं मंजिल पर कोई स्विमिंग पूल है? ये स्विमिंग पूल क्यों बनाया गया है? एक स्वामी के आश्रम में स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है? इस पर खुद शंकराचार्य ने भी बयान दिया है। आज हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने जब शंकराचार्य के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे और आश्रम में पढ़ने वाले पुराने छात्र से बात की, तो उन्होंने इस स्विमिंग पूल के बारे में क्या बताया, ये भी आपको सुनना चाहिए। जो शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनकी ओर से ये कहा गया है कि इस आश्रम की 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल बना है, एक हौज बना हुआ है जिसमें तमाम तरह की चीजें होती है। ये उनका आरोप है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसका क्या इसकी पूरी कहानी क्या है? द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के घुटनों में तकलीफ थी, पूरा भारत जानता है। उनका शरीर स्थूल हो गया था। मतलब शंकराचार्य जी के जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, डॉक्टरों का कहना था कि इन्हें कम से कम 3 किलोमीटर रोज चलना है, तो वो चल नहीं सकते थे। इसलिए वो एक टब जैसा बनाया गया, तो उसे स्विमिंग पूल कहें या हौदा कहें या टब कहें, तो उसमें पानी भर के और शंकराचार्य जी उसी में तैरने का प्रयास करते थे, चलने का प्रयास करते थे। उनके न रहने के बाद वो एक स्टोर के रूप में उपयोग हो रहा है। उसकी कभी हम लोगों ने उपयोगिता नहीं कि उसमें हमारे यहाँ का जो रद्दी सामान होता है वो उसमें भरा रहता है। 5वीं मंजिल कहा जा रहा है, लेकिन मौके पे 3री या 4थी मंजिल ही है। वहाँ पे क्या कोई स्विमिंग पूल है, टैंक है, हौज है, क्या है? उसकी कहानी बात ऐसा है, मैं बता रहा हूँ। वो स्विमिंग पूल है जो उसका उपयोग बड़े महाराज जी के लिए बनाया गया था। बड़े महाराज जी मतलब पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के लिए
उसको बनाया गया था। वो अस्वस्थ रहते थे, उनकी सुख सुविधा के लिए ही वो बनाया गया था, ताकि अच्छे से स्नान ध्यान कर लें। और उनके जाने के बाद उसकी प्रक्रिया बंद हो गई है और उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। उसमें सारी सामान रखी गई है। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने दिन भर इस पर बहुत तफसील से इस पर रिपोर्ट किया है। आशुतोष सिंह ने जब पूरे मठ की पड़ताल की तो जो चीजें सामने मिली, उन्हें ये जानकारी मिली कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आश्रम के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। यहीं पर अपने शिष्यों के साथ उनकी मुलाकात होती है। पहली मंजिल पर बटुक रहते हैं, यानी वो बालक जो वहां पर शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। दूसरी मंजिल पर बटुकों के लिए भोजन का इंतजाम है, भोजन का प्रबंध होता है। जबकि सबसे आखिरी तल पर सत्संग हॉल बनाया गया है। आगे की तफ्तीश का काम पुलिस का है, पुलिस कर रही होगी। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। सवाल ये कि आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर कौन है और ये क्यों ये आरोप लगा रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का भी कच्चा चिट्ठा जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं ये ब्रह्मचारी महाराज जो अपने आप को कहते हैं, इनका अतीत क्या रह चुका है, क्योंकि इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले आपको बता देता हूं, इनका जो असली नाम है वो आशुतोष पांडे उर्फ अश्विनी है। आशुतोष ब्रह्मचारी शाकुंभरी के पीठाधीश्वर हैं। खुद को जगतगुरु रामभद्राचार्य का ये चेला बताते हैं, शिष्य बताते हैं। लेकिन ये शामली में कंधाला थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। जी हाँ, हिस्ट्री शीटर। शामली जिले के कंधाला थाने में वो नंबर 76A के हिस्ट्री शीटर हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के नाम यूपी में 21 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें गौ हत्या का एक मुकदमा है, बलात्कार क्या बात है, जमीन कब्जाने का आरोप है, गैंगस्टर एक्ट इन पे लगा हुआ है, गुंडागर्दी की बात इन पर है, धमकी देने के इल्जाम इन पे लगे हैं, नौकरी के लिए झांसा देने का इल्जाम इन पर लगा है। और एक और बड़ी बात बताता हूं मैं, आशुतोष महाराज 2004 का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। 18 साल की उम्र का झूठा एफिडेविट इन्होंने वहां पर दिया था और वो पकड़ा गया था। वो आरोप भी उनके ऊपर लगा है, वो भी उनके ऊपर छानबीन चल रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी पर यूपी के लखनऊ, गोंडा, मुजफ्फरनगर और शामली में केस चल रहे हैं। तो जो अपने आप को आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कहकर अब शंकराचार्य पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, उनका अपना जो पास्ट है, उनका अपना जो अतीत है, उनका अपना जो कैरेक्टर है, वो भी संदिग्ध है। गैंगस्टर, गैंगरेप, इस तरह के इल्जाम इस वक्त लगे हुए आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर। अब आपको बता देता हूं कि शंकराचार्य के एक शिष्य ने आशुतोष महाराज की इस क्रिमिनल हिस्ट्री को शेयर किया है। लेकिन सवाल है कि पुलिस हिस्ट्री शीट किसकी खोलती है। जवाब है, जो आदतन अपराधी हो, यानी क्राइम करने से बाज ना आता हो, जो संगठित अपराध करता है, यानी गैंग बनाकर अपराध करता है, जिस पर 2 या उससे अधिक मामले दर्ज हो, जो जानबूझकर शांति भंग करता हो, जो जेल से रिहा अपराधी हो। यानी ये वो तमाम चीजें हैं जो एक व्यक्ति को हिस्ट्री शीटर बनाती हैं, और ये आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज हिस्ट्री शीटर है। ऐसे में सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं है, सवाल मंशा का उठ रहा है, सवाल टाइमिंग का भी उठ रहा है, सवाल सनातन की साख का भी है। इस बीच आशुतोष ब्रह्मचारी और जगतगुरु रामभद्राचार्य की साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि 2022 में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने महाकुंभ के दौरान, ये तो आप देख सकते हैं, रामभद्राचार्य ने आशुतोष जी महाराज को महाकुंभ के दौरान दीक्षा दी थी। ऐसे में आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य के शिष्य हुए और स्वामी रामभद्राचार्य और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच सार्वजनिक मतभेद किसी से छुपा नहीं है। सार्वजनिक तौर पर रामभद्राचार्य और अविमुक्तेश्वरानंद एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, दोनों आए दिन बयानबाजी करते हैं। तो ये कहानी दिन पर दिन और दिलचस्प और गहरी होती जा रही है। अब अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी या नहीं, पॉक्सो एक्ट बड़ा खतरनाक है, वो कहता है गिरफ्तारी के बाद क्या करेगी यूपी की पुलिस, ये भी आपको बता दूं कि जब इसे कुछ चल रहा है, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर, वो सिंगापुर में, वो जापान में है। जो पूरी लड़ाई यहाँ चल रही है, इसका क्या असर होगा राजनीति पर, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और ये कहानी पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या एम ट्रायंगल में फंस गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े विपक्षी दल का पश्चिम बंगाल में भविष्य ही एम ट्रायंगल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, एम का त्रिकोण है। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। इसमें सबसे आप ये समझिए कि बंगाल का एम ट्रायंगल है क्या, और ये एम ट्रायंगल क्या है। एम से मोदी, जिन्होंने आज बंगाल के लोगों के नाम पर एक पत्र लिखा है, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल है। इसके अलावा एम से ममता है, ममता दीदी।
वो भी आप समझ सकते हैं, और जिसके लिए जीत का चौका लगाने का मौका है। लेकिन बीजेपी की बड़ी चुनौती उनके सामने है और एम से एक नया कहानी में ट्रायंगल का एक एंगल जुड़ा है, और यह है मणिशंकर अय्यर। वो मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, बंगाल से नहीं आते हैं, पर बंगाल के चुनाव में कूद पड़े हैं अपने इस बयान के जरिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको विपक्ष के उद्धारक की छवि में ममता बनर्जी दिखाई देती है। ताजा विवाद मणिशंकर अय्यर के इस नए बयान से पैदा हुआ है, जिसमें उन्होंने फिर से कहा है कि विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए। इसको समझने के लिए आपको पहले हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। जिस वक्त राहुल गांधी बीजेपी और केंद्र सरकार से दिल्ली में दो हाथ वाली राजनीति कर रहे थे, उसी वक्त उनके पिता के नाम पर खुद को राजीववादी कहने वाले मणिशंकर अय्यर कोलकाता पहुंच गए थे। कोलकाता की चुनाव और एसआईआर पर तकरार के कारण गरमाई राजनीति को अय्यर ने और गरमा दिया। वैसे तो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व भले ही कांग्रेस के पास है, लेकिन राहुल गांधी के पास नहीं है। फिर भी एक राजनीतिक ध्वनि यही जाती है कि कांग्रेस में जो कुछ होता है वो राहुल गांधी के इशारे पर ही होता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता को सौंपने की मांग करना महज एक संयोग है या अय्यर का चुनावी प्रयोग, लेकिन इससे कांग्रेस जरूर तिलमिला गई। तो ऐसा है कि अब मणिशंकर अय्यर जी टीएमसी ज्वाइन कर लें, जो कि तभी तो बैटिंग कर सकते हैं, किसी पार्टी में रह कर के तो कर सकते हैं। पिछले कुछ समय के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति का एपिसेंटर बन गई हैं। पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने एक लेख लिखकर मांग कर दी कि ममता बनर्जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। बारू ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय व्यक्तित्व बताया तो तुरंत ममता की पार्टी की सांसद सागरिका घोष ने उनका स्वागत कर दिया, और कांग्रेस के नेता रहे मणिशंकर अय्यर ने तो ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपने की ही मांग कर दी थी, और अब उसी मांग को फिर से दोहराया है। बीजेपी के लिए तो एक बड़ा मौका है कि विपक्षी खेमा आपस में ही लड़ पड़े, लेकिन बंगाल की लड़ाई में बीजेपी को पता है कि लड़ना ममता से है, इसीलिए मणिशंकर अय्यर के ममता प्रेम पर बीजेपी ने तंज कसा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है, जामात को घुसाना चाहता है। बंगाल का जनता इस बार सबक सिखाएगी। मणिशंकर अय्यर के बयान से पहले भी कांग्रेस को नुकसान होता रहा है। फर्क इतना है कि पहले वो कांग्रेस का हिमायती बनकर मुश्किलें पैदा कर देते थे, और अब उन्होंने अपने जुबानी विरोध का तोप बीजेपी से हटाकर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी की तरफ मोड़ दिया है। विपक्षी मोर्चे के नाम पर अय्यर ने राहुल गांधी और मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी विपक्ष की एक अहम धुरी है। पश्चिम बंगाल में 2011 से लगातार उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है, वो जीत का हैट्रिक लगा चुकी हैं। तो सवाल है कि क्या अब की बार चौका लगाएंगी? अब सवाल है कि ममता बनर्जी के लिए मणिशंकर अय्यर का ये प्रेम जागा है, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या ममता बनर्जी की छवि एक ऐसे नेता की बनाने की कोशिश है जो विपक्ष में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? क्या संजय बारू के बाद मणिशंकर अय्यर के बयान के जरिए ममता की ये छवि पेश करने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी से विपक्ष में कोई नेता टक्कर ले सकता है तो वो ममता बनर्जी हैं? क्या ममता बनर्जी की एक बड़ी राष्ट्रीय नेता की छवि पेश करके 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को रोकने की कोशिश हो रही है? क्या इस व्यापक छवि के बूते ममता बनर्जी जीत का चौका लगाने में कामयाब हो पाएंगी? क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जैसे विपक्षी दलों के लिए ममता को स्पेस नहीं छोड़ना चाहती हैं? और बात अगर मणिशंकर अय्यर साहब की करें तो क्या 10 साल से संसद से दूर मणिशंकर अय्यर ममता की जय जयकार करके राज्यसभा में उनकी तरफ से एक सीट चाहते हैं? कांग्रेस तो अब यही आरोप उन पर लगा रही है। हो सकता है ममता बनर्जी उनको राज्यसभा के मेंबर होने की कोई प्रलोभन दिखाए होंगे कि भाई राज्यसभा के मेंबर बना देंगे, आप मेरी पक्ष रखते हुए आप यह पैरवी करते रहो।
मणिशंकर अय्यर का बयान कांग्रेस के लिए मुसीबतों का पिटारा खोलता रहा है। ऐसे कई मौके आए हैं जब मणिशंकर अय्यर के बयान के कारण कांग्रेस की उम्मीदें मिट्टी में मिल गई हैं। याद करिए 17 जनवरी 2014 को जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तब अय्यर साहब ने कह दिया था कि मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वे चाय जरूर बेच सकते हैं और उनके लिए जगह की व्यवस्था मैं कर दूंगा। उनके अय्यर साहब के इस बयान को लेकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भुनाया, प्रधानमंत्री मोदी बड़ी जीत करके आए और अब तक वो हैट्रिक लगा चुके हैं। इसी तरह 17 नवंबर 2015 को मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में कहा था कि बिना मोदी को हटाए पाकिस्तान से बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस ने तो उनके बयान से किनारा जरूर किया, लेकिन अय्यर कांग्रेस को डेंट लगा चुके थे। एक और बयान याद दिलाता हूं, 7 दिसंबर 2017 की बात है। गुजरात में चुनाव होने वाला था विधानसभा का। उस बीच अय्यर साहब ने कहा प्रधानमंत्री मोदी तो नीच किस्म के आदमी हैं, जिसको कांग्रेस, जो कि चुनाव बहुत अच्छा लड़ रही थी, माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए बहुत बेहतरीन चुनाव वो होगा, वहां पे सत्ता हासिल कर सकती है, लेकिन चुनाव हार गई, बीजेपी जीत गई। अय्यर के बयानों से होने वाले नुकसान को भांपकर कांग्रेस और खुद राहुल गांधी ने अय्यर से किनारा कर लिया। इस अनदेखी को आप अय्यर के इस बयान से भी आप समझ सकते हैं। So, if I'm being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I'm not a Rahulian. मणिशंकर अय्यर को राहुल गांधी से कुछ नहीं मिला तो वो राहुलियन नहीं है। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होती है। बंगाल में 10 साल पहले हुए चुनाव थे तो कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी, उसके 44 विधायक आए थे, लेकिन 5 साल पहले खाता तक ये पार्टी नहीं खोल पाई। इसीलिए इन सब के बीच बीजेपी मणिशंकर अय्यर के बयान को राहुल गांधी की नाकामी के रूप में अब देख रही है, तो कांग्रेस इसे राहुल गांधी की छवि खराब करने की विरोधियों की साजिश बता रही है। वहीं कांग्रेस के सहयोगी या कहें कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगी कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर के बयान का कोई मतलब नहीं है, नेता का चुनाव इंडिया ब्लॉक को जब करना होगा वो कर लेगा। आइए, इसी स्टोरी के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट इंडिया ब्लॉक में होगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर और बात अजीत पवार के हादसे की। अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर कई हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार इस विमान हादसे पर एक के बाद एक कई खुलासे कर रहे हैं। रोहित पवार का सबसे सनसनीखेज आरोप यह है कि जिस चार्टर्ड प्लेन में अजीत पवार बैठे थे, उनकी सीट के पिछले हिस्से में पेट्रोल से भरे हुए, ईंधन से भरे हुए कई डब्बे रखे गए थे। इन्हीं पेट्रोल के डिब्बों की वजह से प्लेन की लैंडिंग के बाद भयानक आग भड़क उठी थी। अगर रोहित पवार के बयान आरोप सही है तो सवाल उठते हैं कि अजीत पवार के प्लेन में पेट्रोल के डब्बे किसने रखे थे या किसने रखवाए थे। और आगे बढ़ने से पहले आपको इस विमान के हादसे पर खड़े किए गए सवालों की एक झलक दिखाता हूं, जिससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हड़कंप इन दिनों मचा हुआ है। पेट्रोल के कैंस वहां पे रखे गए थे, उसके कारण ही मेन जो आग लगी थी। दादा का जो इन्वेस्टिगेशन है जानबूझ के डिले किया जा रहा है। रोहित पवार ये दावा कर रहे हैं कि 28 जनवरी को अजीत पवार के विमान में जो हादसा हुआ था उसकी जांच के साथ अब छेड़छाड़ की जा रही है ताकि सच को सामने आने से रोका जा सके। रोहित पवार जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कई सवाल हैरान करने वाले हैं। देख लीजिएगा ध्यान से उन सवालों को। रोहित का सबसे बड़ा आरोप है कि अजीत पवार की सीट के पिछले हिस्से में पेट्रोल के बॉक्स रखे हुए थे। दूसरा आरोप है कि अजीत पवार के प्लेन में तय सीमा से ज्यादा पेट्रोल भरा हुआ था, क्यों ओवरलोड किया हुआ था। तीसरा बड़ा आरोप है कि इस हादसे की विमान कंपनी वीआरएस को डीजीसीए के अधिकारी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित का दावा है कि वीआरएस कंपनी के केंद्र सरकार में जो सहयोगी पार्टी है टीडीपी के साथ सीधा संबंध है, इसीलिए सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं राम मोहन नायडू, जो कि टीडीपी से आते हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। रोहित पवार ने इस जांच में डीजीसीए के एक अधिकारी श्वेता सिंह का नाम लेते हुए जांच के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक आरोप यह भी है कि उड़ान भरने से पहले पायलट को नो गो का मैसेज दिया गया था। इसका मतलब है कि विमान को ना उड़ाया जाए या उड़ान में कुछ देर इंतजार किया जाए, लेकिन इसके बाद भी प्लेन को उड़ा दिया गया। रोहित पवार का यह भी आरोप है कि जांच टीम इस विमान हादसे से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज को अब छुपा रही है।
आपको यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि रोहित पवार कोई ऐसा वैसे शख्स नहीं है। वो एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। अजीत पवार साहब के भतीजे हैं सगे। वो एक विधायक भी हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचे हैं। वो बीते 15 दिनों से, जी हाँ 15 दिनों से लगातार ये दावा कर रहे हैं कि विमान हादसे के साथ समय पर सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ बल्कि कई सारे धमाके हुए थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अजीत पवार की सीट के पिछले हिस्से में, जहाँ विमान का पिछला हिस्सा था, उसमें लगेज रखने की जगह होती है, वहां पर पेट्रोल के डब्बे रखे गए थे। अब एनिमेशन के जरिए आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ होगा। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि क्या हुआ होगा उस वक्त जहाँ ये पेट्रोल बॉक्स रखने का दावा किया जा रहा है। वो जगह कौन सी है? अजीत पवार यहाँ बैठे हैं, ये सीट के पीछे का इलाका है। ये जो आप ग्रीन देखते हैं ये टॉयलेट्स होते हैं फ्रेश होने के लिए, और यहाँ इसके पीछे जो जगह होती है लगे रखते हैं, वहाँ पे ये पेट्रोल के कैंस रखे गए थे। और ये जो कैंस हैं ये क्यों साथ में उड़ते प्लेन में लेके जाए जा रहे थे, इसको लेकर रोहित सवाल खड़े कर रहे हैं। 28 जनवरी को जिस प्लेन में अजीत पवार यात्रा कर रहे थे वो लियरजेट 45 मॉडल का चार्टर्ड प्लेन था। इस प्लेन को लेकर रोहित पवार का दावा है कि इसमें तय समय से ज्यादा ईंधन भरा गया था। आमतौर पर इस प्लेन में कई शहरों की लंबी यात्रा के दौरान बीच बीच में रिफ्यूल किया जाता है। 28 जनवरी को भी इस विमान को कई शहरों की यात्रा करनी थी, लेकिन इसके बावजूद इसमें तय सीमा से ज्यादा ईंधन भरने का दावा किया गया। अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर अगले कुछ दिनों में एक प्राथमिक रिपोर्ट भी आने वाली है। इसमें विमान हादसे के मुख्य कारणों के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन रोहित पवार का आरोप है कि डीजीसीए इस जांच के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और आरोपी कंपनी वीएसआर वेंचर्स को बचाने की कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ सिविल एविएशन मंत्रालय ने इन सभी आरोपों को इनकार किया है। सुनिए मंत्री मुरलीधर मोहोल का क्या कहना है। याच्यामध्ये अब इस मामले में कौन क्या आरोप लगा रहा है उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना। मैं जो मंत्रालय संभाल रहा हूं वो इस मामले की समय समय पर अपडेट दे रहे। डीजीसीए एएआईबी मामले की जांच कर रही है। मुझे लगता है 28 फरवरी, एक महीना पूरा होने से पहले प्राथमिक रिपोर्ट फिर फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। इस पे ये भी गंभीर आरोप लग रहे कि जो पायलट चला रहा था क्या वो फिदायीन था, जैसे लिट्टी का आया था राजीव गांधी को मारने के लिए। इस तरह के गंभीर आरोप भी एनसीपी के एक विधायक ने लगाए हैं। यानी मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा होता जा रहा है। एक महीना हादसे के 28 तारीख को पूरा होगा तब ये रिपोर्ट आनी है। अब खैर आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। बात पाकिस्तान की कर रहा हूं। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। इबादत के पाक महीने रमजान में भी पाकिस्तान ने बारूद बरसाने से गुरेज नहीं किया है। अफगानिस्तान पर स्ट्राइक कर पाकिस्तान ने वो कर आग सुलवा दी है जो अब उससे ही भस्म कर सकती है। हैरानी देखिए, जो हुक्मरान व्हाइट हाउस की चौखट पर हाजिरी लगाकर अपनी साख बचाते हैं, आज उन्हें तालिबान आंखें दिखा रहा है। काबुल की दहाड़ है, बदला लेंगे और वो भी सही वक्त पर लेंगे। इतिहास गवाह है, आग लगाने वाला अक्सर खुद भी आग से ही जल जाता है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके तालिबान के मधुमक्खी छत्ते में हाथ तो डाल दिया, लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान अब बदले के डंक को सह पाएगा, क्योंकि डूरंड लाइन पर हलचल तेज है और ये चिंगारी आने वाले दिनों में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। दरअसल पाकिस्तान ने रविवार तड़के अफगानिस्तान में 7 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हमले में 80 लोगों की मौत हुई। दावा यह किया जा रहा है कि बॉर्डर इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर पाकिस्तान ने यह कार्रवाई की है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि हमले में मासूम नागरिकों को निशाना बनाया गया। अफगानी मीडिया के मुताबिक अटैक में नरसंहार के एक घर पर हमला हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 23 लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। ये देखिए, तालिबान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान जो तालिबान का साथी हुआ करता था। अमेरिकी ह्यूमन राइट संगठन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान के हमले में 16 लोगों की मौत हुई। इसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की बात मुताबिक अगर यहाँ देखेंगे, अफगान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मुनीर को वार्निंग दी गई, डायरेक्ट वार्निंग दे दी गई और कहा है कि पाकिस्तान को सही समय पर माकूल जवाब दिया जाएगा। जनरल मुनीर को उस तालिबान ने चेतावनी दी है जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर किया और अब पाकिस्तान को नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहा है। तो क्या अब तालिबान मुनीर की आर्मी को सबक सिखाएगा? सवाल ये खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अफगानिस्तान या पाकिस्तान पर काउंटर अटैक अब करने वाला है? पाकिस्तान ने कभी जिन लड़ाकों को गुड तालिबान कहा था,
वही आज बैड तालिबान बनकर पाकिस्तान के लिए क्या भस्मासुर साबित हो रहे हैं? क्या टीटीपी और ISIS-K का नेक्सस पाकिस्तान के लिए मॉन्स्टर बन चुका है, दैत्य बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या डूरन लाइन पर जंग की आग भड़कने वाली है? धमाकों की गूंज, सरहद पार प्रतिशोध। तस्वीरें जनरल आसिम मुनीर के उस दांव की है जिसने पूरे साउथ एशिया के बारूद में चिंगारी लगा दी है। मुनीर की फौज ने अफगानिस्तान के नांगरहार और पख्तिका पर एयर स्ट्राइक किया है। दोनों जगह पाकिस्तान अफगान बॉर्डर डूरंट लाइन के पास है। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन जैसा कुछ नाम नहीं दिया, एयर स्ट्राइक को रिटेलिएशन बताया है। हाल के इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले का बदला, जिनकी जिम्मेदारी खुद टीटीपी ने ली थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि हमलों में अफगानिस्तान से हैंडलर्स को कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन तालिबान ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, लेकिन टाइम और जगह काबुल तय करेगा। दरअसल आसिम मुनीर ने रमजान के पाक महीने में डूरंट लाइन पर कत्लेआम का जो खूनी दांव खेला है, वो उसे उल्टा पड़ गया है। मुनीर ने जिस तालिबान से पंगा लिया है, उसके साथ पाकिस्तान की लड़ाई ज्यादा पुरानी नहीं है। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन का साथ दिया। इससे टीटीपी नाराज हो गया। वो इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती है, इसलिए वो उसके खिलाफ हमला करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा संबंध है। दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए। तालिबान के बदले की धमकी के बाद से ही अब पाकिस्तान में डिबेट इस बात की हो रही है कि अगर तालिबान ने हमला किया तो पाकिस्तान का क्या होगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी किस तरह पाकिस्तान के लिए काल बना हुआ है, वो आप इन आंकड़ों से भी अच्छे से समझ सकते हैं। 2024 में टीटीपी ने पाकिस्तान में 482 हमले किए। इन हमलों में 558 लोगों की मौत हुई थी। यह आंकड़ा 2023 के मुकाबले 91% बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंट लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और 430 किलोमीटर लंबी ये डूरंट लाइन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को अलग करती है। ये जो लाइन है, इसको डूरंट लाइन कहते हैं। इधर हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। ये जो लाइन सेपरेट करती है दो मुल्कों को, इसको डूरंट लाइन कहा जाता है। ये लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती है। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट लाइन का समझौता हुआ था। डूरंट लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को 2 देशों में बांट दिया था। तालिबान इस लाइन को नहीं मानता है। उसका यह कहना है कि इस समझौते को खत्म माना जाना चाहिए और इसीलिए पूरा विवाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहा है। वो तालिबान जिसको पाकिस्तान ने पाला पोसा और इतना आगे बढ़ाया। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की और ये कहानी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच की कहानी है। एक बात डेथ डीलर की, जिसकी मौत से एक पूरा देश जल रहा है। और अब बात एक ऐसे मुल्क की जहां सरकारें बाद में चुनी जाती हैं। ड्रग्स माफिया का हुक्म पहले चलता है। जी हां, इस देश को ड्रग्स माफिया चलाते हैं। बात हो रही है अमेरिका के पड़ोसी मुल्क मेक्सिको की। यहां की सेना ने रविवार को वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत दशकों से किसी ने नहीं की थी। दुनिया के सबसे बड़े डेथ डीलर में से एक एल मेंचो, नाम याद रखिए, एल मेंचो को मेक्सिको में मार गिराया गया। डॉन तो मारा गया, लेकिन मेक्सिको जल गया। हालात गृह युद्ध जैसे अब मेक्सिको में हो गए हैं। जगह तलपला मेक्सिको, सड़कों पर बारूद, आसमान में धुआं,
और हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। पूरा मैक्सिको सुलग उठा है। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। सरेआम गोलियां चल रही है। गलियों में नार्को वार की खूनी होली खेली जा रही है। रविवार की सुबह जब पूरा शहर सो रहा था, मैक्सिको की स्पेशल फोर्सेज ने ड्रग माफिया एल मेंचो के सीक्रेट ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया। आमने सामने की इस खूनी जंग में 9 शूटर मारे गए। मेंचो घायल हुआ, उसे एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले मेंचो की मौत हो गई। इसके बाद मेंचो के समर्थकों ने बदला लेने के लिए हाईवे को जाम कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का वो मुखिया था जिसने आतंक की नई परिभाषा लिखी। ड्रग्स बनाना, बेचना, कारोबारियों से रंगदारी वसूलना और विरोधियों को सरेआम मौत के घाट उतारना, यही उसके कामकाज का तरीका था। मेंचो की पहुंच सिर्फ मैक्सिको तक नहीं बल्कि अमेरिका के कोने कोने तक थी। अमेरिकी सरकार ने एल मेंचो के ऊपर 136 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। भारत ने भी एडवाइजरी इशू की है मैक्सिको के लिए, अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रहें, संभल के रहें, क्योंकि मैक्सिको में हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए। अब आपको ये समझना चाहिए कि ड्रग माफिया की मौत से एक देश क्यों सुलग रहा है। मैक्सिको को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कोकीन, हेरोइन, फेंटानाइल जैसे बेहद खतरनाक ड्रग अमेरिका क्या पूरी दुनिया तक पहुँचते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग मार्केट माना जाता है। हर साल लाखों अमेरिकी नशे की लत के शिकार होते हैं। इनमें से हजारों लोगों की मौत भी हो जाती है। अमेरिकी सरकार पर लगातार यह दबाव रहता है कि ड्रग तस्करी पर सख्त कदम उठाए जाएं। वहीं ड्रग कार्टेल्स मैक्सिको में इतने ताकतवर बन चुके हैं कि कई इलाकों में वे पुलिस और सरकार को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। कई ड्रग कार्टेल्स तो अपने को शेडो गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकार की तरह चलाते हैं और वहां पे जो सरकार होती है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। और अब इसी नोट पर आज कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आ गया हूं, बात करता हूं पब्लिक व्यू की। आखिर में जनता क्या कह रही है। शंकराचार्य वाली स्टोरी पर अविनाश पांडे साहब का ट्वीट है कि शंकराचार्य ने पहले ही फंसाए जाने की आशंका जताई थी, अब केस हो गया। क्या यह कानूनी प्रक्रिया है या विवाद का नया अध्याय है? देश भर की निगाहें अब अगले कदम पर है। अगला जो पब्लिक व्यू है वो अरुण विजय का है। ये पाकिस्तान पर है। मुनीर से तालिबानी बदला, पुराने जख्म, नई कार्रवाई। क्या ये सिर्फ चेतावनी है या नए मोर्चे पर टकराव की आहट है? एक और पब्लिक व्यू, चंदन सिंह लिखते हैं, धार्मिक पद पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप आने पर धार्मिक संस्थाओं की आंतरिक जवाबदेही और आचार संहिता पर क्या पुनर्विचार होगा। इसी नोट पर हम जनता की राय को जगह देते हैं। आपके आधार पर, राय के आधार पर इस शो को तैयार करते हैं। अपनी राय जरूर दीजिए। आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल मुलाकात होगी शाम को 6:57 पर। शुक्रिया, शुभ रात्रि।